हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है एवं नंदन है। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कितने होते हैं, कौन यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने की संभावना है, तो वो सारी चीज़ आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो इसके अंतर्गत जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, यूनेस्को की सूची में कितने शामिल हैं और कब इनको मतलब जयमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है, आपको फिगर के माध्यम से हर चीज़ आज मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको जान लीजिए और फिगर के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा। जयमंडल या बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुएस ने किया था। किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के बड़े क्षेत्र जहां वनस्पति या जीवों की रक्षा की जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है जैव जंतु, पशु पक्षी जो भी उस वातावरण में आते हैं, पेड़ पौधे, उन्हें बोलते हैं जैव विविधता। एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक से ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य या एक से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्रों के जीवों का बल्कि उन मानव समुदाय को भी दिया जाता है जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस पॉइंट जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा। तो इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जीव जंतु होंगे, राष्ट्रीय उद्यान होंगे, एक से ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे। क्या है? इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक से ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। क्या है? एक से ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ पे एक से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो वही चीज़ लिखा है, एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक से ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य या एक से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। और इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव सब आएंगे। क्या लिखा है? संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्रों के जीवों का, मतलब इसके अंदर सिर्फ इन्हीं का नहीं, उन मानव समुदाय का भी दिया जाता है जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है तो वहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है, मानव भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ है, इसको कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मानव भी हो सकते हैं, इसके अंदर वो सारी चीज़ आएंगी जो जैवमंडल क्षेत्र में, उन सभी को यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब क्या है, एक बायोस्फीयर में 3 क्षेत्र आते हैं। अब इस बायोस्फीयर को संरक्षित करने के लिए, मतलब इस जैवमंडल को संरक्षित करने के लिए जो 3 क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं उसको देखिए कैसे है। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इनको भी 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्रों में। अब देखिए कैसे। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। क्या कहा है, एक बायोस्फीयर में 3 क्षेत्र आते हैं। अब वन्यजीव, ये वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जीव जंतु जिनका संरक्षण यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों? आपने सुना होगा कि देखा होगा, हाँ, मतलब कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य होता है आसपास या वहाँ पे लोग रहते हैं तो उनके बीच में संघर्ष होता है, उससे मानव को भी हानि होती है और उस जीव को भी हानि होती है। तो इस जैवमंडल आरक्षित का मतलब उनकी सुरक्षा प्रदान करना, इसका सीधा तात्पर्य है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो ये क्षेत्र आता है यहाँ पर
ह्यूमन एक्टिविटी होगी, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। क्या? सीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं। आप आसपास रहते होगे तो बहुत ज़्यादा देखा होगा कि आपके अगल बगल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत घनी आबादी, तो वैसी इलाका नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे बहुत एक सीमित मात्रा में स्कूल कॉलेज भी होंगे, लेकिन सीमित मात्रा में। रिसर्च सेंटर वगैरह होंगे, वो भी सीमित मात्रा में। लेकिन जो ये सेंटर आता है, ये वाला, ये क्षेत्र, यहाँ पर पूर्ण रूप से जो चीज़ यहाँ पे सीमित मात्रा में होती है, वही चीज़ यहाँ पे पूर्ण रूप से होती है। लेकिन वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनका उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इन पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है, उसका इस क्षेत्र में बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े, जिससे यहाँ के जीव जंतु या मानव जो भी चीज़ें हों उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। तो वही चीज़ है ये समझाने, इस क्षेत्र को कैसे जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया जाता है, वो चीज़ है। एक बायोस्फीयर में 3 क्षेत्र आते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की जाती है। जो जैवमंडल कोई क्षेत्र होगा तो वो पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, उनके द्वारा इस क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो भारत में वर्तमान में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, और उनमें से 12 ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी, 1986 में। एग्जामिनर क्वेश्चन पहले ऐसे पूछता था, अभी 2018 पहले, कि कौन सा इसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, या उनके नाम दे देता था या वो किस राज्य में। लेकिन अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन को इसमें चेंज करेगा, या तो सन दे देगा सुमेलित के रूप में। ज़्यादातर आप क्वेश्चन आपने देखा होगा, एग्जाम दिए होंगे, उसमें जो क्वेश्चन पहले 1 लाइनर के रूप में ऐसे दे देता था डायरेक्ट, लेकिन अब उसको क्या है, सुमेलित रूप में करने को दे दे रहा, कि मतलब एक तरफ दे देगा और उसका सन दे देगा। तो मैं इसके कुछ और पॉइंट है उसको भी जान लीजिए, फिर मैं पूरी लिस्ट दिखाता हूँ सभी की। ये कुछ पॉइंट और है, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और आगे भी उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे। जो आपके 2021-22 में जो भी होने वाले एग्ज़ाम है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है भारत में, तो 18। इनमें से 12 ऐसे हैं, इनमें से मतलब इन 18 में से 12 ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, यूनेस्को ने इन्हें मान्यता दी है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। सन 1986 में इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और सन 2000 में नीलगिरी है जिसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल होने वाला 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पन्ना कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश है। कब? सन 2016 में। पहले क्या था, यूनेस्को में जो शामिल थे वो थे 11, लेकिन 2016 में पन्ना को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, तो इसलिए ये हो गया 12। नीलगिरी बायोस्फीयर सबसे बड़ा वन आरक्षित क्षेत्र है। जो नीलगिरी है, नीलगिरी कहाँ पर, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन सब की सीमा पर फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो वन आरक्षित क्षेत्र है, सबसे बड़ा वन आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी। एवं सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा कहाँ पर है, असम में है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके पहले जो आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब वो 18 जो है सूची में जो शामिल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उनके नाम होगा, सन होगा, और किस राज्य में है, उनका विस्तार कहाँ कहाँ है, वो भी सब बताऊंगा। और उसमें टिक करता हुआ चलूंगा कि जो यूनेस्को की सूची में शामिल है 12, लास्ट में जब आपको बता दूंगा तो उसमें टिक करता हुआ चलूंगा, तो आप उसको भी लिख लीजिएगा कि 12 कौन से हैं। ये 18 हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन कौन से हैं, सन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, राज्य। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टिक करता हुआ चलूँगा कि कौन यूनेस्को की सूची में शामिल है। देख लीजिए, 1986 में नीलगिरी को घोषित किया गया। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पर है। इसका जो विस्तार है नीलगिरी का, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, वो जो क्षेत्र है वो पूरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में है। 1988 नंदा देवी, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में नंदा देवी। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में है। 1988
नौक्रेक मेघालय। नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मेघालय में। इसे क्या है 1988 में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1989 मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये सब जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 1989 सुंदरवन, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन नाम दिया गया। 1989 मानस, मानस कहाँ पर है? असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा ये कहाँ पर है? तो असम में है मानस। 1989 ग्रेट निकोबार, ये कहाँ पर है? तो अंड निकोबार में है, ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। 1994 सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है, इसे भी जयमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। 1997 में डिग्रू सैखोवा कहाँ पर है? असम में है। 1999 में दिहांग और दिबांग, ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग और दिबांग ये सब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो अपडेट पैटर्न है एग्ज़ाम का, जो लेवल है, कितने स्टैंडर्ड से एग्जामिनर एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो सारे यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1999 पंचमढ़ी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं पूछा था, पंचमढ़ी किस राज्य में है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। 2000 सन स्थापना कब हुई थी? 2000। नाम क्या है? कंचनजंगा, कहाँ पर है? सिक्किम में है, ये भी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। 2001 अगस्त मलाई, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु केरल। इसका जो विस्तार है तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, तो इसलिए तमिलनाडु केरल। 2000 में 2001 में 2005 में अचानक मार्ग अमरकंटक, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ये भी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित है। 2008 कच्छ का रण, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। कच्छ का रण जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए। 2009 कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ये भी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व। 2010 शेषाचलम पहाड़ी, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम पहाड़ी। 2011 पन्ना को जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पन्ना कहाँ पर है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। अब ये थे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, कब स्थापना हुई, उनके नाम क्या है, किस राज्य में उसका वो फैला हुआ है, विस्तार कहाँ तक है। अब इसको देख लेते हैं, इनमें से कौन 12 जो हैं यूनेस्को की सूची में शामिल है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देख लीजिए कौन से यूनेस्को, मैं टिक करते हुए चल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। जो मैं टिक करूँगा वो सब यूनेस्को की सूची में शामिल है, 12 हैं। नीलगिरी, ये भी यूनेस्को में शामिल है, नीलगिरी। नंदा देवी, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है, नंदा देवी। नौक्रेक मेघालय, ये भी यूनेस्को में शामिल है। मन्नार की खाड़ी, ये भी यूनेस्को में शामिल है, मन्नार की खाड़ी। सुंदरवन कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में, ये भी यूनेस्को में शामिल है। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। सिमलीपाल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिमलीपाल। पंचमढ़ी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, ये भी यूनेस्को में शामिल है, पंचमढ़ी। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है, ये भी यूनेस्को में शामिल है, कंचनजंगा। अगस्त मलाई, इसका विस्तार कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, तो ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये सब जयमंडल आरक्षित क्षेत्र पूरे हैं, और जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो यहाँ पे आपको टिक करके समझा दिया। अचानक मार्ग अमरकंटक, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, तो ये भी यूनेस्को में शामिल है। और लास्ट है पन्ना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। तो कुल कितने थे यूनेस्को में शामिल? 12। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, एक छूटा हुआ है ग्रेट निकोबार अंडमान, ये भी यूनेस्को में शामिल है। याद रखिए ग्रेट निकोबार, ये भी यूनेस्को में शामिल है। ये थे 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उनकी संख्या, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे पॉइंट यहाँ पे आपके सामने नोट थे, मैंने उसको समझाया और कौन यूनेस्को में शामिल है। आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, तो हमारी ये सीरीज है स्टार्ट होने वाली है। ये जो जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी या जो 2021, 2020 और 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको विविध और वन लाइनर रूप में आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। तो आप इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यह सीरीज जो आपके लिए होगी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, तो इससे जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।